प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स 12th पास करने के बाद में गायत्री महाविद्यालय में बीए फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिनकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में बीए फर्स्ट ईयर के अंदर ज्योग्राफी में 2 पेपर है, जिसमें एक इंडियन ज्योग्राफी है और दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी के अध्ययन की शुरुआत अपन आज से करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ चुके हैं तो गायत्री कॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको जो भी ऑनलाइन वीडियो से संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। आज बीए फर्स्ट ईयर के अंदर इंडियन ज्योग्राफी में भारत का एक सामान्य परिचय, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, भारत को प्राचीन समय में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जिसमें यानी भारतवर्ष है या इंडिया, हिंदुस्तान, इस प्रकार यानी कि जम्बू द्वीप, इस प्रकार प्राचीन समय से ही जाना जाता था। और वर्तमान में भी इंडिया या हिंदुस्तान है या भारतवर्ष है, ऐसे यानी कि नामों का उल्लेख मिलता है। अब इसके पीछे क्या कारण है? भारत देश का जो नामांकन है, उस नामकरण के पीछे यदि अपन प्राचीन कुछ ग्रंथों या ऋग्वेद काल पुराणों के आधार पर चर्चा करें तो वायु पुराण, ऋग्वेद काल के अंदर वायु पुराण के अनुसार यहाँ एक यानी कि आर्यवर्त भरत राजा था और उस भरत राजा के साम्राज्य क्षेत्र का नाम है वो भारत पड़ा है। ऐसा उल्लेख है वो पुराणों में मिलता है, सर्वप्रथम पुराणों में मिलता है। आर्य है वो भारत में निवास करते थे और उन आर्यवर्त राजाओं के अंदर एक भरत राजा था और उसके साम्राज्य क्षेत्र का नाम है वो भारत पड़ा है। इसके अलावा यानी जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप जो हुआ करते थे, उन जम्बू द्वीपों के अंदर जम्बू द्वीप में दक्षिणी भाग था, क्योंकि जम्बू द्वीप के अंदर एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग कुल शामिल था। यूरेशिया का कुछ भाग जैसे रूस का भाग है, चाइना है, मंगोलिया है, जापान, ये सारे जम्बू द्वीप के अंदर आते थे। तो इन द्वीपों के अंदर जम्बू द्वीप की दक्षिण भाग था, वो भारत में पड़ता था। और इसके बाद में यानी प्राचीन काल में भारत की जो विशाल भूमि है, भारत की विशाल भूमि है, उसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आपने बहुत सारे कहीं बुकों के अंदर एक भारतीय उपमहाद्वीप का नाम पढ़ा होगा। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण है कि भारत की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता है वो एशिया महाद्वीप में एक अलग विचित्र प्रकार की है और वो एक महाद्वीप के जो पैरेलल है उसको परिभाषित करती है। इसी के आधार पर प्राचीन समय में और वर्तमान में भी भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। और इस भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 है जो पड़ोसी देश भारत के, वो भी शामिल है भारत सहित। इसके अलावा भारत को और नामों से, जैसे हिंदुस्तान नाम से जाना जाता है, तो हिंदुस्तान का नाम है ये अरबी और फारसी लोगों की देन है। अरबी और फारसी लोग हैं वो भारत के अंदर जो अविभाजित भारत है उसमें सिंधु नदी बहती है, अभी उसका अधिकांश बेसिन पाकिस्तान में पड़ता है। तो प्राचीन समय में सिंधु नदी बहती थी, उस सिंधु नदी को अरबी और फारसी लोग यानी कि हिंदू कहते थे, हिंदू नदी कहते थे। और उनके जो निवासी थे, उन सिंधु बेसिन के अंदर सिंधु नदी के निवासी थे, उनको हिंदुस्तान कहा गया, उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। यानी प्राचीन समय में अरबी और फारसी लोग हैं वो सिंधु नदी जो अभी अधिकांश पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, कुछ एक भारत में भी यानी प्रवाहित होकर पाकिस्तान में चली जाती है। तो प्राचीन समय में जो पाकिस्तान भारत के साथ में था, तो इस एरिया के अंदर जो सिंधु नदी थी उसको अरबी और जो फारसी है वो हिंद कहा करते थे, क्योंकि वहाँ स के स्थान पर ह का उच्चारण होता था। और उनके निवासियों को, सिंधु नदी के क्षेत्र के निवासियों को या उस क्षेत्र का नाम है वो हिंदुस्तान पड़ा है।
इसके अलावा जो इंडिया है, इंडिया एक यूनानी शब्द से उत्पत्ति हुई है। यूनानी शब्द है इंडुई, यूनानी शब्द है वो इंडुई है, और यूनानी शब्द की इंडुई से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। यूनानी लोग हैं वो यानी इंडिया को या जो सिंधु नदी है उसको इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस। यूनानी जो लोग हैं वो सिंधु नदी को इंडस कहा जाते थे, और इंडस यानी कि सिंधु के निवासी क्षेत्र को इंडिया कहा गया। तो इस प्रकार यानी कि इंडिया शब्द है वो यूनानियों की देन है, जो इंडोई से हुआ है, और यूनानी सिंधु नदी को इंडस कहा जाते थे और उसके निवास क्षेत्रों को इंडिया कहा जाने लगा। इस प्रकार प्राचीन समय के अंदर भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है, जिसमें इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है या जम्मू द्वीप है। अब भारत के सामान्य परिचय ये नामकरण के बाद में यदि भारत की भौगोलिक अवस्थिति देखें, भौगोलिक आकार और अवस्थिति देखें, तो भारत की जो भौगोलिक आकार और अवस्थिति है उसमें महाद्वीप, उपमहाद्वीप और प्रायद्वीप है। तो भारत को यानी कि प्रायद्वीप का दर्जा दिया गया है। प्रायद्वीप किसके कहते हैं? ऐसा स्थलीय भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत है वो एक तो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और एशिया कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप के कौन सी दिशा में पड़ता है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में पड़ता है, दक्षिण मध्य दिशा में। ज़्यादातर एशिया महाद्वीप की दक्षिण दिशा में ही भारत का भाग है, क्योंकि दक्षिणी एशिया के अंदर भारत और श्रीलंका, मालदीव ये देश आते हैं। तो एशिया महाद्वीप की दक्षिणी दिशा में भारत स्थित है, और ये यानी कि उपमहाद्वीप भी है, और साथ ही साथ इसको प्रायद्वीप का दर्जा भी दिया गया है। आकार की स्थिति देखें तो इसका आकार है वो चतुष्कोणीय स्थिति के अंदर कैसा है? पतंगाकार है। चतुष्कोणीय स्थिति में पतंगाकार, पतंग के टाइप का है इस प्रकार, यानी कि पतंगाकार इसकी स्थिति है। तो चतुष्कोणीय यानी कि पतंगाकार इसका आकार है। अब देखो इसकी आकार के बाद में यदि अपन इसको लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो अक्षांश और देशांतर की स्थिति बात करें, अक्षांश देशांतर देखो अक्षांश और देशांतर की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय स्थिति है मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। या भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्योंकि भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी की दृष्टि से भी पूर्वी गोलार्ध में, या यूँ कहे कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत में अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थिति है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो स्थिति है उसमें कहीं पे भी साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश और पश्चिमी अक्षांश का जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय स्थिति में हमेशा नॉर्थ का प्रयोग होता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, उत्तरी अक्षांश में है, यहाँ भी एन यानी उत्तरी गोलार्ध में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। इसके बाद में देखो इसकी पूर्वी देशांतरीय स्थिति देखें तो देशांतरीय स्थिति के अंतर्गत भारत की जो देशांतरीय स्थिति की जो शुरुआत होती है पश्चिमी भाग से, यह 68 डिग्री 7 मिनट से होती है, और पूर्व के अंदर यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये ई आएगी, ई यानी ईस्ट पूर्वी देशांतर। तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। अब देखो आपके ये जो अक्षांश और देशांतर, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, इसका जो विस्तार है भारत के अंदर वो लगभग कितना है
29.29 डिग्री और 2 मिनट का है। इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 29 डिग्री और 2 मिनट का है। अर्थात भारत में जैसे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसके बीच का जो अक्षांशीय विस्तार है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 95 मिनट, ये जो देशांतरीय विस्तार है, ये यानी देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना है, 29 डिग्री और 2 मिनट है। अब यदि ये तो थी अक्षांशीय और देशांतरीय जो अवस्थिति है। भारत की जो लंबाई या चौड़ाई देखें, स्थलीय भाग की कुल क्षेत्रफल देखें, तो देखो सबसे पहले भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किमी। यानी भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किमी। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत अनुपात है, 2.4%। यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में जो अनुपात है वो कितना है, 2.4% है। और 2.4% भूभाग में भारत में लगभग यानी कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 17.5%। यानी विश्व के कुल भूभाग का भारत केवल 2.4% है, और उसमें 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा देश है। तो इसमें देखो कुल क्षेत्रफल के बाद में यदि अपन लंबाई और चौड़ाई देखें भारत की, तो देखो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये कितनी है, 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई ये 2,933 किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर है। या यूँ कहें कि भारत में उत्तर पूर्व यानी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा या जो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है उसकी अपेक्षा उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो क्या है, अधिक है। या साधारण शब्दों में यूँ कहें कि भारत है वो उत्तर से दक्षिण है वो अधिक लंबा है, जबकि पूर्व से पश्चिम है वो कम चौड़ा है उसकी अपेक्षा। इसीलिए इसकी जो आकृति है चतुष्कोणीय या पतंगाकार है। अब देखो जो भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू होती है गुजरात से, गुजरात की अधिकांश तटीय सीमा लगती है सर्वाधिक, फिर राजस्थान आता है, तो कुछ गुजरात और फिर राजस्थान, राजस्थान से होता हुआ ये पूरा जो स्थलीय सीमा है ये भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा ये कितनी है, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर ये भारत की स्थलीय सीमा है। और इसके बाद में भारत की जो जलीय सीमा है, जलीय सामुद्रिक जो सीमा है, तो जलीय सीमा मित्रों यहाँ से गुजरात से शुरू होती है, और गुजरात के बाद में इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यानी कुल मिला करके भारत में 9 ऐसे राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। और इन कुल जो 9 राज्यों की जलीय समुद्री सीमा है, जलीय सीमा है वो कितनी है? 7,516.6 या यूँ कहें कि 7,517 किमी है। टोटल कितनी है? लगभग 7,517 किमी है जो 9 राज्यों से लगती है। इसमें से सर्वाधिक कौन से राज्य की लगती है? गुजरात की। गुजरात भारत का सर्वाधिक
यानी कि जलीय सीमा वाला या समुद्री सीमा वाला राज्य है। तो सर्वाधिक समुद्र की सीमा है वो गुजरात से लगती है। इसके बाद में फिर यानी कि आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु का स्थान आता है। तो ऐसे यानी 9 राज्यों की सीमा लगती है और यानी स्थलीय सीमा है वो लगभग कितनी है, 15,200 है। और ये अगर जोड़ दी जाए टोटल तो भारत की कुल सीमा है यानी 15,200 तो ये और फिर 7,517 यानी ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये 7-12 यानी 22,717 या यूँ कहे कि लगभग 22,700 किलोमीटर भारत की कुल सीमा है, जिसमें स्थलीय और जलीय सीमा दोनों शामिल है। तो अब देखो भारत के अंदर यदि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो या उनमें से देखें तो भारत में टोटल राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान कंडीशन में। देखो वर्तमान कंडीशन में भारत में टोटल 28 राज्य है। कितने हैं, 28। पहले कितने थे, 29 थे पहले, इससे पहले 28 थे। और 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना। उसके बाद में क्या हुआ कि ये यानी कि जम्मू कश्मीर को अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू और लद्दाख 2 यूटी बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद में भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। तो कुल राज्यों की संख्या है वो 28 है। और मित्रों केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 7 पहले थे और 2 और बने। कौन से, जम्मू कश्मीर और जम्मू है और एक यानी कि जम्मू लद्दाख। ये कुल मिला के 9 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। लेकिन जो दादर और नगर हवेली है और दमन दीव, दादर और नगर हवेली, इस केंद्र शासित प्रदेश को हटाए जाने की बात चल रही है। इसका भी अध्यादेश जारी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार भारत में टोटल वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। दादर और नगर हवेली है, इसको समाप्त किया जा रहा है, लेकिन अभी इसकी अधिसूचना जारी होनी है। अब इसके बाद में यदि भारत की उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, पूर्वी शोर कौन सा है, पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो देखो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और ये ग्रेट निकोबार के अंदर दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और यहाँ अक्षांशीय स्थिति कहाँ से शुरू होती है, यानी 6 डिग्री और 45 मिनट से शुरू होती है। तो दक्षिणतम पॉइंट भारत का कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है। इसके बाद के अंदर फिर भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा है, उत्तरी पॉइंट है इंदिरा यानी पोल, इंदिरा पोल। तो इंदिरा पोल यानी कि जो भारत का उत्तरी पॉइंट है। और भारत का पूर्वी पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश में है, कीबीथू। कौन सा है, कीबीथू। अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत का पूर्वी पॉइंट, सबसे पूर्वी पॉइंट कीबीथू है। और भारत का पश्चिमी जो पॉइंट है, पश्चिमी पॉइंट मित्रों गुजरात के कच्छ में है और उसका नाम है गोहार मोती। तो इस प्रकार भारत के अंदर जो उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी तम जो पॉइंट के अंदर जो इंदिरा पॉइंट है
ये यानी कि अरब हिंद महासागर में स्थित है। भारत एक ऐसा देश है जिसका नाम किसी महासागर के नाम पर पड़ा है। जैसे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और उसी के नाम पर भारत का नाम है वो हिंदुस्तान पड़ा है। ये विश्व के अंदर ऐसा पहला उदाहरण है। और भी भारत के जो सामान्य परिचय है उससे संबंधित बातें हैं, जिसमें भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं और कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, इस सीमाओं की स्थिति क्या है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।